वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आज मैं पप्पू खान। तो हम बता रहे थे अभी इससे पहले वीडियो के अंदर कि जो परागनलिका है वो बीजांड में किस प्रकार प्रवेश कर रही है। उसका हमने 3 प्रकार बताया था आपको बीजांड प्रवेश के लिए। एक तो बात की थी हमने बीजांड द्वारी प्रवेश, जिसे हमने कहा था पोरोगनी। दूसरा हमने कहा था कि अध्यावनी प्रवेश, जिसे हमने कहा था मिसोगेनी। और तीसरा कहा था हमने निभागीय प्रवेश। निभागीय प्रवेश को बोलते हैं इंग्लिश के अंदर चैलेंजोगेनी। तो 3 प्रकार का प्रवेश था परागनलिका का बीजांड के अंदर प्रवेश। किसके अंदर? बीजांड के अंदर प्रवेश, पोरोगेनी, मिसोगेनी और चैलेंजोगेनी। अब ये बीजांड के अंदर प्रवेश कर चुका है कौन? परागनलिका। परागनलिका जब बीजांड के अंदर प्रवेश कर चुकी होगी तो उसके बाद में बीजांड के अंदर भी एक संरचना पाई जाती है जिसे हम भ्रूणकोश कहते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रूणकोश। तो कोई डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये हमारे पास बीजांड था। बीजांड का है, अंतःध्यावरण है और बाह्य अंतःध्यावरण। ठीक, यहां पर हमने बात की थी इस प्रकार। ये हमारे पास एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना थी। हमने ये देख लिया था कि जो परागनलिका आ रही है ऊपर से आ रही है, वर्तिकाग्र से आ रही है, वर्तिका को भेजती हुई, वो हमने इस प्रकार प्रवेश देखा उसका। तो ये जो प्रवेश था, इस प्रवेश को हमने क्या कहा? बीजांड द्वारी। कौन सा प्रवेश कहा था इसको? बीजांड द्वारी। दूसरा प्रवेश हमने ये देखा कि ये जो परागनलिका है, ये परागनलिका अध्यावरण को भेजती हुई, किसको भेजती हुई? अध्यावरण को भेजती हुई। यहां से तो ये बीजांड के बाहर से चल रही है, गति कर रही है, और अब ये अध्यावरण को भेजती हुई कहां पहुंच रही है? बीजांड के अंदर। किस कहां पहुंच रही है? बीजांड के अंदर। तो ये हमने क्या कहा था? इसको हमने मिसोगेनी कहा था। तीसरा जो प्रकार था हमारे पास, वो तीसरा प्रकार क्या था? तीसरा प्रकार इस प्रकार का हमारे पास वो जिसे हमने चैलेंजोगेनी कहा था। क्या कहा था? चैलेंजोगेनी कहा था। तो यहां पर क्या है? जो ये परागनली है, ये निभागीय क्षेत्र। ये क्षेत्र कौन सा है? अध्यावरण रहित क्षेत्र क्या कहलाता है? निभागीय। बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट का क्षेत्र होता है। यहां से ही प्रवेश करती है, ये सीधा इसको भेजती है और भेजती हुई निभागीय बीजांडकाय से होती हुई बीजांडकाय से यहां से निभागीय क्षेत्र को भेजती कहां पहुंचती है? बीजांड के अंदर पहुंचती है। कहां पहुंचती है? बीजांड के अंदर। तो 3 प्रकार बताए हमने। सबसे नंबर 1 पोरोगेनी, नंबर 2 मिसोगेनी और नंबर 3 चैलेंजोगेनी। 3 प्रवेश बताया है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये बीजांड के अंदर तो प्रवेश कर चुकी है, लेकिन बीजांड के अंदर भी थैलीनुमा संरचना पाई जा रही है, जिसे क्या कह रहे हैं हम? भ्रूणकोश कह रहे हैं, एम्ब्रियो साइट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एम्ब्रियो साइट। तो यहां हम डिस्कस करेंगे परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश, एंट्री ऑफ पॉलिट्यूब इन द एम्ब्रियो साइट। ये देखेगा। इसके लिए भी 3 प्रकार प्रवेश है। तीन तरीके से 3 मेथड है इसके, 3 टाइप्स हैं। किस प्रकार जो परागनलिका है भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करेगी, तो उससे पहले हम भ्रूणकोश में प्रवेश से पहले हम भ्रूणकोश की संरचना या एम्ब्रियो की संरचना को जानना जरूरी होता है। ये एम्ब्रियो साइट, अब इसको हम एनलार्ज करके बता रहे हैं, जूम करके बता रहे हैं इसको। ये अंदर की जो संरचना है, इसको ये जो संरचना हमारे पास ये संरचना ये संरचना किसकी संरचना है? ये भ्रूणकोश की, भ्रूणकोश की संरचना, जिसे हमने क्या कहा था? मादा
युग्मोद्भिद। क्या कहा था? मादा युग्मोद्भिद। मेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोला इसको? फीमेल गैमेटोफाइट। ये देखेगा, ये क्या है हमारे पास? भ्रूण कोश, भ्रूण कोश। ये जो 3 कोशिकाएं हैं एक केंद्रक युक्त, इन्हें हम कहते हैं अंड समुच्च कोशिकाएं, अंड समुच्च कोशिकाएं। एग एपरेटस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इनको? एग एपरेटस, एग एपरेटस बोलते हैं, एग एपरेटस, अंड समुच्च। ये हमारे पास है सेकेंडरी न्यूक्लियस सेल। और ये जो हमारे पास है, ये जो 3 कोशिकाओं का समूह है, इन्हें कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल्स। ये जो क्षेत्र है ये चैलेंजर पार्ट, और ये है माइक्रोपाइलर पार्ट, माइक्रोपाइलर पार्ट, माइक्रोपाइलर पार्ट। तो जो पराग नलिका थी, वो पराग नलिका किसके अंदर प्रवेश कर चुकी है? बीजांड के अंदर। बीजांड के अंदर ये थैलीनुमा संरचना पाई जा रही है। इस थैली के अंदर, इस भ्रूण कोश के अंदर पराग नलिका प्रवेश करेगी। वो 3 तरीके से प्रवेश करेगी। पराग नलिका का, पराग नलिका, पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश, भ्रूण कोश में प्रवेश 3 प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। देखो यहाँ पर ये जो अंड समुच्च कोशिकाएं, इनके अंदर अगर डिवाइडेशन देखें तो हमारे पास 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। कितने प्रकार की कोशिकाएं हैं? 2। एक तो है अंड कोशिका। कौन सी कोशिका है? अंड कोशिका। और 2 है हमारी, ये तो एक है, और 2 है सहायक कोशिका, सहायक कोशिका, सिनर्जिड्स बोलते हैं। ये कितनी है? 2। और ये कितनी है? 1। ये कितनी है? 2। तो यहां पर हमारे पास ये जो कोशिका है, ये तो है अंड कोशिका, और ये जो कोशिका है, ये कहलाती है सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। अब इनको इसलिए मैं बता रहा हूं आपको ताकि इसका प्रवेश के बारे में पता चल सके कि किस प्रकार ये प्रवेश करेंगे। बहुत गहराई की बात है ये। यहां पर हम देखते हैं कि पराग नलिका का जो भ्रूण कोश में प्रवेश वो 3 प्रकार से होता है। 3 मेथड से, 3 रास्ते हैं इसके लिए। ये 3 रास्ता अपना सकता है। पहला रास्ता तो ये है कि भाई जो ये सहायक कोशिका और अंड कोशिका के बीच से, सहायक कोशिका और अंड कोशिका के बीच से, देखो ये कोशिका, दूसरी कोशिका और तीसरी कोशिका, ये हमारे पास पराग नलिका आ रही है। क्या आ रही है? ये पराग नलिका। अब ये पराग नलिका है, ये सहायक कोशिका है, ये सहायक कोशिका, ये क्या है? अंड कोशिका। अंदर वाली कौन सी? बीच वाली कोशिका कौन सी? अंड कोशिका। तो इनके बीच में से प्रवेश करें, इनके बीच में से प्रवेश करें, ये इस तरह से यहां से प्रवेश करें। यानी कि हम ये कह सकते हैं एक सहायक कोशिका एवं अंड कोशिका के मध्य से प्रवेश, एक सहायक कोशिका एवं एक अंड कोशिका, एक ही हो अंड कोशिका तो एक होगी, अंड कोशिका के मध्य से प्रवेश। सहायक कोशिका और अंड कोशिका इन दोनों के मध्य से प्रवेश करें। एक तो ये प्रवेश है,
ये सहायक कोशिका, ये अंड कोशिका, ये सहायक कोशिका। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, पराग नलिका आ रही है, ये पराग नलिका है। ये पराग नलिका कैसे प्रवेश करे, इस प्रकार प्रवेश करे। तो ये तो क्या हो जाएगी, भ्रूण कोश भित्ति, और ये क्या कहलाएगी, सहायक कोशिका। तो यहां पर क्या होता है, भ्रूण कोश भित्ति व सहायक कोशिका के मध्य से, इससे दूसरा स्टेप क्या है हमारे पास, दूसरा तरीका क्या है यहाँ पर कि भ्रूणकोश भित्ति है, ये भ्रूणकोश भित्ति है, ये भ्रूणकोश भित्ति, और ये क्या हमारे पास, सहायक कोशिका। तो इन सहायक कोशिका, भ्रूणकोश भित्ति और सहायक कोशिका के बीच में से प्रवेश करें, ये प्रवेश। तो ये जो प्रवेश है यहाँ पर, ये दूसरा प्रकार का प्रवेश है। अब तीसरा प्रकार का प्रवेश क्या है, मान लें सहायक कोशिका को भेज दे, किसी भी सहायक कोशिका को भेज देती हुई, तो तीसरा जो है हमारे पास जो प्रकार है प्रवेश का, सहायक कोशिका को, सहायक कोशिका को भेजती हुई, सहायक कोशिका को भेजती हुई। अब इसमें क्या होता है, ये हमारे पास सहायक कोशिका, ये अंड कोशिका, ये सहायक कोशिका, पराग नलिका है, ये पराग नलिका है, और पराग नलिका आकर किसी भी सहायक कोशिका को भेजती हुई, यहां पर भेजती हुई ये चली गई। तो यहां सहायक कोशिका को भेज रही है, सहायक कोशिका को क्या कर रही है, कोशिका को भेजती हुई। ठीक, यहां पर क्या है, भ्रूणकोश भित्ति और सहायक कोशिका के मध्य से, और इधर देखते हैं हम, तो यहां पर सहायक कोशिका और अंड कोशिका के मध्य से प्रवेश। अगेन रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, दोस्तों, कि भाई जो पराग नलिका होती है वो भ्रूणकोश के मध्य में प्रवेश, भ्रूणकोश में जो प्रवेश कर रही है वो तीन तरीके से कर रही है। पहला प्रवेश क्या है कि सहायक कोशिका और अंड कोशिका के मध्य से प्रवेश करे। दूसरा प्रवेश क्या है कि भ्रूणकोश भित्ति और सहायक कोशिका के मध्य से प्रवेश करे। और तीसरा जो प्रवेश है वो क्या है, सहायक कोशिका को भेजती हुई। किस कोशिका को, सहायक कोशिका को भेजती हुई। हम अभी बात कर रहे थे कि भाई जो पराग नलिका है वो बीजांड में प्रवेश कर चुकी थी। बीजांड में प्रवेश करने के पश्चात अब हम बात कर रहे थे कि बीजांड में प्रवेश करने के पश्चात अब पराग नलिका भ्रूणकोश में किस प्रकार प्रवेश कर रही है। तो इसके बारे में भी हम बता चुके थे कि भाई तीन तरीके होते हैं इसके भ्रूणकोश में प्रवेश करने के। एक तो ये है कि भाई सहायक कोशिका और अंड कोशिका के मध्य से गुजर जाए, मध्य से प्रवेश करे। दूसरा है कि परागकोश भ्रूणकोश भित्ति और सहायक कोशिका के मध्य से चली जाए। तीसरा है कि भाई किसी भी सहायक कोशिका को भेजती हुई चली जाए। इस प्रकार ये अब क्या है, जो पराग नलिका है दो केंद्रक नर युग्मक केंद्रकों को लेकर किसमें प्रवेश कर जाती है, भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश कर जाती है। भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करने के पश्चात ये पराग नलिका अंदर जाकर फटती है, रैप्चर होती है, और फटने के पश्चात दो केंद्रक मुक्त करती है, दो नर युग्मक केंद्रक मुक्त करती है, जिन्हें प्राथमिक नर युग्मक केंद्रक और द्वितीयक नर युग्मक केंद्रक कहा जाता है। प्राथमिक नर युग्मक केंद्रक और द्वितीयक नर युग्मक केंद्रक कहा जाता है। ये दोनों केंद्रक भ्रूणकोश में उपस्थित अंड कोशिका और द्वितीयक केंद्रक कोशिका से संयोग करते हैं, और संयोग करने के पश्चात अंड कोशिका से संयोग करने के पश्चात भ्रूण और बीज का निर्माण करते हैं, जबकि द्वितीयक केंद्रक कोशिका से संयोग करने के पश्चात ये भ्रूणकोश का निर्माण करते हैं। तो नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन एवं
त्रिक संलयन, त्रिक संलयन, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, यह आवर्त बीजी पादपों का प्रमुख गुण है, आवर्त बीजी पादपों का प्रमुख गुण है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है ये किसका, एंजियोस्पर्म का। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, अनावर्त बीजी पादप होते हैं, उनमें दोहरा निषेचन नहीं होता है। पूछा जाता है अक्सर ये क्वेश्चन कि भाई दोहरा निषेचन जो है किस प्रकार के पादपों का एक यूनिक कैरेक्टर्स है, तो किस प्रकार के पादपों का, आवर्त बीजी पादपों का। ठीक, पहली बात है ये। अब दोहरा निषेचन लिलियम और फ्रेटिलेरिया जो प्लांट्स है, लिलियम एवं फ्रेटिलेरिया पादपों में इसको ऑब्जर्व किया है दोहरा निषेचन प्रक्रिया को, किसने किया, नवास्टिन नामक एक वैज्ञानिक हुआ है, नवास्टिन नामक वैज्ञानिक ने इसे देखा या अध्ययन किया, ठीक। अब हम बात करेंगे दोहरा निषेचन क्या होता है। दोहरा निषेचन को समझने के लिए हम यहाँ पर थोड़े से प्रीवियस जो हम अब तक नॉलेज ले चुके हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हमने दो बात बताई थी आपको, एक तो नारीयुग्मोद्भिद और एक मादा युग्मोद्भिद। नारीयुग्मोद्भिद और मादा युग्मोद्भिद। नारीयुग्मोद्भिद जो थे उसमें क्या होता है, अंकुरित परागकण को कहा गया था, अंकुरित परागकण, अंकुरित परागकण इसे कहा गया अंकुरित परागकण। और यहां पर मादा युग्मोद्भिद को क्या कहा था हमने, भ्रूणकोश, भ्रूणकोश क्या कहा था, भ्रूणकोश। ये जो अंकुरित परागकण है ये दो नर युग्मक केंद्रक युक्त संरचना है, दो नर युग्मक केंद्रक युक्त संरचना है। जबकि भ्रूणकोश जो है ये 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रीय संरचना, ठीक। अभी हमने ये बात कर लेते कि ये जो है नर युग्मक जो है पराग नलिका के साथ, पराग नली की सहायता से कहां पहुंचते हैं, मादा युग्मोद्भिद, मादा युग्मोद्भिद में प्रवेश करते हैं। इतना बात कर लिया था हमने। देखिएगा दोहरा निषेचन को समझने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पर हमने नर युग्मोद्भिद के बारे में डिस्कस किया था इससे पहले और मादा युग्मोद्भिद के बारे में। नर युग्मोद्भिद में हमने कहा था अंकुरित परागकण होता है उसे नर युग्मोद्भिद कहते हैं, मेल कैपिटल फाइट कहते हैं। इसमें क्या होता है, दो नर युग्मक केंद्रक होते हैं। और यहाँ बात करते हैं मादा युग्मोद्भिद, तो इसे क्या कहते हैं, भ्रूणकोश होते हैं। और भ्रूणकोश जो होता है 7 कोश की और 8 कोश की जो संरचना होती है। अब पराग नलिका की सहायता से ये जो मादा पराग नलिका की सहायता से जो ये दो नर युग्मक केंद्रक है, दो नर युग्मक केंद्रक कहाँ पहुंचते हैं, मादा युग्मोद्भिद में प्रवेश करते हैं। मादा युग्मोद्भिद में हमने प्रवेश अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि किस प्रकार ये प्रवेश करते हैं। वहां पर ये पराग नलिका फट जाती है, फटने के पश्चात दो केंद्रक मुक्त हो
हो जाते हैं। कितने केंद्रक मुक्त हो जाते हैं? 2 केंद्रक मुक्त हो जाते हैं। अब उनका भविष्य क्या है? यहां देखिएगा 2 केंद्रक मुक्त हो रहे हैं, तो जो दोहरा निषेचन की प्रक्रिया होती है इसमें प्रथम नर युग्मक और द्वितीय नर युग्मक केंद्रक गुणसूत्रों के यहाँ पर कैसे होते हैं? हैप्लॉइड कैसे होते हैं? एगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? एगुणित होते हैं। और सूत्री विभाग के गुणसूत्र बनते हैं एगुणित होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है? एक नर युग्मक केंद्रक जो होता है, एक नर युग्मक केंद्रक वो संयोग करता है किससे? मादा युग्मोद्भिद की अंड कोशिका से। मादा युग्मोद्भिद की अंड कोशिका। और ये गुणसूत्र इंटरसेस कैसे होती है? एगुणित होती है। कैसे होती है? एगुणित, हैप्लॉइड। ठीक। और जो दूसरा नरयुग्मक केंद्रक है, द्वितीय नरयुग्मक केंद्रक है, वो किससे संयोग करता है? मादा युग्मोद्भिद की द्वितीयक केंद्रीय कोशिका। द्वितीय केंद्र कोशिका, द्वितीय केंद्रीय कोशिका। ये कैसे होती है गुणसूत्र दृष्टि? ये होती है 2n, द्विगुणित होती है। कैसे होती है? द्विगुणित होती है, क्योंकि इसके अंदर केंद्र कितने होते हैं? 2। कोशिका एक है लेकिन केंद्र कितने होते हैं? 2। दोनों केंद्र कहाँ से आ रहे थे? तो अंडद्वारी क्षेत्र से आ रहा था, एक बीजांडद्वारी क्षेत्र से, तो निभागी क्षेत्र से आ रहा था। प्रतिरूपी कोशिकाओं से और अंडसंच कोशिकाओं की तरफ से, दोनों तरफ से क्या है? 2 केंद्र मिलकर क्या है? एक कैसी कोशिका बनाते हैं? द्वितीय केंद्रीय कोशिका, जो कि गुणसूत्र की व्याख्या कैसे होती है? 2 होती है। अब देखना है यहाँ पर ये जो हमारे पास है, ये प्रथम निषेचन है। प्रथम निषेचन कौन सा निषेचन है? ये प्रथम निषेचन। प्रथम निषेचन के दौरान क्या होता है? प्रथम नर युग्मक केंद्रक जो होता है मादा युग्मोद्भिद की अंड कोशिका से संयोग करता है, और संयोग करने के बाद पश्चात क्या बनाता है? युग्मनज क्या बनाता है? युग्मनज 2n, द्विगुणित संरचना बनाता है। और ये युग्मनज आगे चलकर किसमें विकसित होता है? भ्रूण में 2n। और भ्रूण किसमें बदलता है? बीज। किसमें बदलता है? बीज में, द्विगुणित बीज के अंदर। तो यहाँ पर प्रथम निषेचन के फलस्वरूप प्रथम नर युग्मक केंद्रक मादा युग्मोद्भिद की अंड कोशिका का संयोग करके युग्मनज का निर्माण करता है, जो कि आगे चलकर भ्रूण एवं बीज में विकसित होता है। एक निषेचन तो ये हो गया। अब दूसरा निषेचन, द्वितीय नर युग्मक केंद्रक जो कि परागनलिका की सहायता से भ्रूण कोश के अंदर छोड़ा गया है, वो क्या करेगा? वो आगे चलकर अब किससे संयोग करेगा? मादा युग्मोद्भिद की द्वितीय केंद्रक कोशिका से संयोग करेगा। द्वितीय केंद्रक कोशिका से संयोग करने के पश्चात ये त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? त्रिगुणित केंद्रक का। त्रिगुणित भ्रूण कोश केंद्र, त्रिगुणित भ्रूण कोश केंद्र का निर्माण करता है। इसकी प्लॉइडी क्या है? 3n, क्योंकि ये हमारे पास 2n और ये n और 2n दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? 3n बनाएंगे। और 3n मिलकर क्या बना रहे हैं? त्रिगुणित भ्रूण कोश केंद्रक बना रहे हैं। और ये त्रिगुणित भ्रूण कोश आगे चलकर किसका निर्माण करता है? भ्रूण कोश का। किसका निर्माण करता है? भ्रूण कोश का। इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। और ये जो भ्रूण कोश होता है ये विकासशील भ्रूण एवं बीज निर्माण के दौरान
बीज निर्माण के दौरान पोषण का कार्य करता है, पोषण का कार्य करता है। देखिएगा दोबारा, द्वितीयक नलिका केंद्रक, मादा युग्मोद्भिद की द्वितीयक केंद्रक कोशिका से, ये एगोनिक है, ये द्विगुणित है, दोनों मिलते हैं। किसके अंदर मिल रहे हैं? भ्रूणकोश के अंदर। भ्रूणकोश के अंदर मिलने के पश्चात ये त्रिगुणित भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण करते हैं। त्रिगुणित भ्रूणकोश जो होता है वो आगे चलकर किसका निर्माण करता है? भ्रूणकोश का निर्माण करता है। ये जो भ्रूणकोश है जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं, ये एंडोस्पर्म विकासशील भ्रूण और बीज के निर्माण के दौरान पोषण का कार्य करता है। किसका कार्य करेगा? पोषण का कार्य करेगा। तो इस प्रकार हमने अभी दोहरा निषेचन पढ़ा। चूंकि यहाँ पर नर युग्मक जो है दो बार मादा युग्मोद्भिद की कोशिकाओं से संयोग कर रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। ये आवर्तबीजी पादपों का एक प्रमुख लक्षण है जो केवल आवर्तबीजी पादपों में पाया जाता है, अनावर्तबीजी पादपों में नहीं पाया जाता। वहां पर एकल निषेचन पाया जाता है। और खास बात, अनावर्तबीजी पादपों में यानी कि जिम्नोस्पर्म के अंदर भ्रूणकोश का निर्माण नहीं होता है, वहां पर अगुणित संरचना बनती है। यानी कि ये कह सकते हैं यहाँ पर जो भ्रूणकोश बनता है वो त्रिगुणित होता है। वहां पर अगर संरचना देखी जाए पोषण के लिए तो वो कैसी होती है? अगुणित होती है। तो इस प्रकार हमने दोहरा निषेचन और त्रिक संलयन के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे दोहरा निषेचन का इंपॉर्टेंस। क्या बात करेंगे? इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। महत्व क्या है इसका? तो दोहरा निषेचन का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है भ्रूणकोश का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? भ्रूणकोश का निर्माण करना। फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। भ्रूणकोश क्या कार्य करता है? पोषण का कार्य। क्या कार्य करता है? पोषण का कार्य। विकासशील भ्रूण और बीज निर्माण के दौरान क्या करता है? ये पोषण का कार्य करता है। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या होता है? चूंकि इस प्रक्रिया के दौरान, दोहरा निषेचन की प्रक्रिया के दौरान नर युग्मक और मादा युग्मकों का संलयन होता है। अलग अलग व्यष्टि या इंडिविजुअल्स के आनुवंशिक गुणों का मिक्सअप होता है, पुनर्योजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है। इस कारण संकर ओज उत्पन्न होता है। जो संतति होती है उसमें संकर ओज उत्पन्न होता है, संकर ओज। यानी कि हम ये कह सकते हैं उत्पन्न संतति जो होती है, उत्पन्न संतति में उत्तम गुण पाए जाते हैं, उत्तम गुण पाए जाते हैं। यहां पर आप ये कह सकते हैं मिक्सअप के कारण क्या होता है? नर और मादा युग्मक के मिलने के कारण क्या होता है? जो उत्पन्न संतति होती है उसमें नर और मादा दोनों के गुण पाए जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण जो संतति उत्पन्न होती है वो उत्तम गुणों वाली होती है, वांछित गुणों वाली होती है, अच्छी होती है। उसकी विगोरसिटी जो होती है वो क्या होती है? उत्तम होती है एक तरह से। तो ये हमने अभी आपको डिस्कस किया। किसके लिए? दोहरा निषेचन का महत्व। पहला भ्रूणकोश का निर्माण, दूसरा क्या है? जो उत्पन्न संतति होती है वो कैसी होती है? उत्तम गुणों वाली होती है, विभिन्नताएं होती है, विभिन्नताएं युक्त होती है। विभिन्नताएं आगे चलकर क्या करती है? जैव विकास में योगदान देती है, नई जाति के निर्माण में योगदान देती है। तो इस प्रकार हमारे पास ये दोहरा निषेचन का महत्व हुआ। निषेचन की जो घटना होती है उसका टाइमिंग अगर देखा जाए तो 2 से 25 घंटे का हो सकता है। निषेचन टाइम, निषेचन काल क्या हो सकता है? 2 से 25 घंटे। कितना हो सकता है? 2 से 25 घंटे का हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे भ्रूणकोश के प्रकार, भ्रूणकोश के
प्रकार और भ्रूण का परिवर्धन और भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो और या फिर एम्ब्रियोजेनेसिस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित, मटेरियल से संबंधित जो पढ़ाया जा रहा है उसमें कोई कमी हो, आपको लगता है कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, उस कॉन्सेप्ट को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उस अगले वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा से। और इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों, ठीक है।